Hello dear students, welcome to Hope Digital. In this lecture we are going to continue our discussion on electrostatic potential and today's topic is equipotential surfaces. Let's begin our discussion here. बेटे ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, देखिए मैं आपको यहां पर एक कंसिडर दिस सरफेस हियर. अगर मैं आपसे कहूं कि ये सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब ये होगा कि इस सरफेस पर मैं अगर मैं कोई भी दो पॉइंट लेता हूं, कोई भी दो पॉइंट इस सरफेस पर लेता हूं तो उनका पोटेंशियल सेम होगा. यानी इस सरफेस में कोई भी पॉइंट आप ले लो उसका पोटेंशियल v ही होगा. यहां पर v, यहां पर v, यहां पर v, यहां पर v. ठीक है ना. तो एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल हो, ऐसी सरफेस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. यहां पर मैं डेफिनेशन लिख के लाया हूं आपके पास. ए सरफेस रियल और इमेजिनरी ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ईच पॉइंट इज सेम. और दूसरी बात यहां पर, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इट कैन बी रियल, इट कैन बी इमेजिनरी. ये दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है. ठीक है ना. अब मैं आपको इस पर कुछ एनालिसिस बताता हूं. पॉइंट नंबर 1 यहां पर हम लिखते हैं. पॉइंट नंबर 1, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव a charge q naught on an equipotential surface is zero, and same is true for external force. अगर हम एक चार्ज Q नॉट को, अगर हम एक चार्ज Q नॉट को कहां से पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक मूव कराएंगे, कहां पे, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, तो चाहे ये मूवमेंट हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कराए या हम एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कराए, दोनों केसेस में A से B तक इस चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा. कब? जब ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी. सर ऐसा क्यों? देखो बेटा, जब भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी डिफाइन किया था, मैंने आपसे कहा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे VA माइनस VB, VA माइनस VB. और मैथमेटिकली क्या लिख रहे थे हम लिख रहे थे इट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज टू मूव दिस चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B such that change in kinetic energy is zero. लेकिन मुझे आप बताओ, इस पॉइंट A पर पोटेंशियल है V, पॉइंट B पर भी पोटेंशियल है V, तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं VA माइनस VB तो वो तो जीरो आ जाएगा. इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि ये जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जीरो आया, क्योंकि देखो Q नॉट तो जीरो है नहीं, Q नॉट का तो हमने कुछ ना कुछ वैल्यू लिया था. अब देखिए बेटा, अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और हमें पता है कि ये जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम ऐसे लिख रहे थे ना कि इट इज माइनस टाइम्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. इसको हमने ऐसे डिफाइन किया था ना कि ये वर्क डन नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है. तो अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड भी होगा जीरो. कब होगा जीरो? जब हम एक चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा रहे हैं. समझ में आई ना ये बात? चलिए अगला डिस्कशन. अब जो ये वर्क डन इक्वल टू जीरो आया हमारे पास, ये जो वर्क डन इक्वल टू जीरो, कहां है ये वर्क डन इक्वल टू जीरो? ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. इसका मतलब क्या हुआ सर? इससे हमें क्या इन्फ्रेंसेस पता चलते हैं? पहली चीज देखिए बेटा, वर्क डन का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर ये सरफेस में यहां पर ले रहा हूं, अगर ये सरफेस में ले रहा हूं और यहां पर एक चार्ज में ले रहा हूं Q नॉट, हम वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि वर्क डन जो है ये होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही डिफाइन करते हैं इसको. और ये फोर्स क्या होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इट विल बी Q नॉट इंटू E. It will be what? It will be Q naught into E.
ये क्या होगा बेटा, क्यू नॉट इंटू ई डॉट ds वेक्टर, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि वर्क डन 0 है, क्या इसका पहला सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो, तो मैं कह सकता हूं कि अगर वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस 0 है, इसका पहला मतलब ये होगा कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है। समझ में आई बात? तो पहला इन्फरेंस ये निकलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 0 होगा। इस तरीके से हमें वर्क डन इक्वल टू 0 मिला। दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं लिख रहा हूं कि ये जो वर्क डन है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस ऑफ थीटा। वी कैन रिप्रेजेंट दिस एफ डॉट ds एज एफ ds कॉस ऑफ थीटा। यहां पर ये जो कॉस थीटा है ना, ये भी तो 0 हो सकता है। कब? ये तब 0 होगा जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मेरे पास ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ds, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कर रहा हूं और ये ds है मेरे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और अगर मैं ऐसे मान लूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो इस केस में भी कहूंगा कि वर्क डन 0 होगा, क्योंकि एफ ds cos 90 बन जाएगा 0। तो बेटा आप ध्यान रखिए, यहां पर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये 2 पॉइंट है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। अब देखिए मैं इसको समराइज करता हूं। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? एक ऐसी सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल हो। सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इस सरफेस पर अगर मैं एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट ए से लेकर बी तक ले जाऊंगा, तो इसका जो वर्क डन होगा वो 0 आ जाएगा। सर क्या इस वर्क डन 0 होने की वजह से कुछ और भी पता चल रहा है? बिल्कुल, 2 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, पहला इन्फ्रेंस। दूसरा इन्फ्रेंस ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, और जब ये परपेंडिकुलर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, इनके बीच में 90 डिग्री आ जाएगा, और वर्क डन इज एफ ds cos ऑफ थीटा, तो cos 90 बन जाएगा 0, cos ऑफ 90 इज 0, cos 90 0, तो वर्क डन इक्वल टू 0। ये 2 बातें हमें पता चल गई इस चीज से, ठीक है ना बेटा। चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको इस बारे में बतानी है, वो ये है कि एक स्टार पॉइंट लिखते हैं हम यहां पर। चलिए बेटा आप भी मेरे साथ ये राइट डाउन कीजिए, टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल two different equipotential surfaces can never intersect each other, can never intersect each other। यहां पर आप एक बात ध्यान में रखोगे कि मैंने ये बात कही है 2 डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए, ठीक है ना। ये बेटे आप ध्यान में रखोगे कि अगर मैं कंसीडर करूं कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और यहां से मैं कंसीडर करूं कि ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये S1 मान लेते हैं, ये S2 मान लेते हैं, तो मेरे बच्चे मुझे बताएंगे कि सर किसी भी पॉइंट पर, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही। तो यहां पर देखिए इस सरफेस 1 की बात करें, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर मैं सरफेस 1 की बात करूं तो ये जो परपेंडिकुलर टू इट विल बी समवेयर लाइक दिस, तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इस सरफेस 2 की बात करूं, इसका परपेंडिकुलर होगा यहां कहीं से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। क्या एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मल्टीपल डायरेक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मल्टीपल डायरेक्शंस नहीं हो सकती। तो हम यहां पर ध्यान रखेंगे कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, 2 डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज एट
point of intersection, because at point of intersection there will be two directions, there will be two directions of electric field. ठीक है ना। अब सर आपने ये बताया नहीं कि आपने यहां पर डिफरेंट को हाईलाइट क्यों किया। अगर ये दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, क्या अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या वो खुद को ही इंटरसेक्ट कर सकती है? वो जरा देखते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैं ऐसे मान रहा हूं। अब इस पॉइंट यहां पर तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस ने खुद को ही इंटरसेक्ट किया, ठीक है ना। इस पॉइंट पर इस इक्विपोटेंशियल सरफेस ने खुद ही इंटरसेक्ट किया। क्या ये पॉसिबिलिटी है? हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है। ये कब पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी तब वैलिड होगी जब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जब इस पॉइंट पर क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यहां पर मैंने दो पॉइंट आपको सिखाए। पॉइंट नंबर 1, क्या दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस खुद ही को इंटरसेक्ट कर सकती है? यस। कब? जब उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। ये बात ध्यान में रखना। बस ये दो कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा था, ठीक है ना। चलिए चलिए देखो बेटे, हमारे पास देखिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन है हमारे पास। ये जो दो स्फीयर्स है ना, देखिए ये किस तरीके के स्फीयर्स, ये दीज आर समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये इनका यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। और ये सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी यहां पोटेंशियल V है, यहां पर भी पोटेंशियल V है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। आपसे पूछा गया है कि ये चार्ज Q1 है यहां पर, ये चार्ज Q2 है यहां पर, इनके बीच का ये डिस्टेंस आप हमें बताइए कितना है। आप तो सीधे सीधे कहोगे कि सर यहां पर जो डिस्टेंस इनके बीच है R, ये बराबर है R1 प्लस R2 के। R बराबर है R1 प्लस R2 के, ठीक है ना। लेकिन आपको मुझे आंसर बताना है इन टर्म्स ऑफ दीज चार्जेस एंड इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल, ठीक है ना। ध्यान रखना, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। देखिए अगर ये जो मैंने यहां पर ये और ऑरेंज कलर से जो मैंने ये दो सर्कल जैसे बना के रखे हैं, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है और ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहां पर क्या कर रही है बेटा? इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला है कि, लास्ट स्लाइड में मैंने बोला है कि एक सिंगल इक्विपोटेंशियल सरफेस खुद को ही इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन कब? जब उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो क्या मैं बोल दूं कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा? वो क्या होगा बेटा? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर जीरो। चलिए देखते हैं। अब मुझे बताइए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? देखिए ये Q2 पॉजिटिव चार्ज है, यानी इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स Q1, और ये Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी टुवर्ड्स Q2, अपोजिट डायरेक्शंस में, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड्स। अब अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्या इसका मतलब मैं ये मान लूं कि Q2 की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और Q1 की वजह से जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल है? एक तो इक्वल और अपोजिट इन डायरेक्शन, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। मुझे आप बताइए Q1 की वजह से कितना चार्ज होगा? मेरे हिसाब से तो होगा KQ1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर, KQ1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर। और Q2 की वजह से कितना होगा? इट विल बी KQ2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर। यहां से K और K विल कैंसल आउट, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा R2 बाई R1 इज इक्वल टू Q2 बाई Q1 अंडर रूट, ठीक है ना बेटे। ये बात आप ध्यान रखिए, ये पहला इन्फ्रेंस हमारे पास निकल के आ रहा है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। सर क्या कोई और भी इन्फ्रेंस हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
देखिए मैंने आपसे कहा कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इक्विपोटेंशियल सरफेस की किसी भी पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होगा। अगर यहां पर पोटेंशियल V है, यहां पर पोटेंशियल V है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर भी पोटेंशियल कितना होगा? V ही होगा। तो मुझे बताइए इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कितने चार्जेस की वजह से पोटेंशियल है? दो चार्जेस की वजह से, एक तो Q2 की वजह से, एक तो Q1 की वजह से। चलो पहले Q1 की वजह से लिखते हैं, KQ1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस KQ2 डिवाइडेड बाई R2, ये किसके बराबर आएगा? ये V के बराबर आएगा। ठीक है ना ये बात? इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इट विल बी KQ1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस KQ2 डिवाइडेड बाई, बेटे मुझे बताओ यहां से R2 किसके बराबर आएगा? मेरे हिसाब से यहां R2 बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ Q2 बाई Q1 मल्टीप्लाइड बाई R1। तो मैं यहां पर यही लिख देता हूं, R1 किससे मल्टीप्लाई होगा? अंडर रूट ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई Q1 से, और ये किसके बराबर है? ये V के बराबर आया। ध्यान में रखना ये बात। चलिए और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा KQ1 बाई R1, KQ1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस देखिए KQ2, यहां पर बेटा डिवाइडेड बाई R1 में ऐसे ही रख रहा हूं, और ये जो अंडर रूट Q2 है इसको मैं अंडर रूट ऑफ Q2 ऐसे लिख रहा हूं, और ये जो Q1 है इसको ऊपर ले आ रहा हूं अंडर रूट ऑफ Q1। और जो यहां पर मेरे पास एक Q2 है, क्या इस Q2 को ऐसे लिख दूं मैं अंडर रूट Q2 अंडर रूट Q2? सेम बात है ना? तो यहां से एक Q2 और Q2 कैंसिल, और ये किसके बराबर आएगा? ये V के बराबर आया। अब देखिए हमारी प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट सॉल्व्ड। KQ1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस K यहां पर आएगा अंडर रूट ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू V। यहां से हमें R1 का वैल्यू मिल गया, R1 को कॉमन लेके वहां पे ले जाओ, तो हमारे पास आया R1 इज इक्वल टू हाउ मच? R1 इज इक्वल टू KQ1 डिवाइडेड बाई V प्लस K अंडर रूट ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई V। यहां से हमें R1 का वैल्यू मिला। सर R2 का वैल्यू कैसे मिलेगा? हमने यहां पर R2 की जगह ये वैल्यू दिया था, तो मैं R1 की जगह भी तो दे सकता हूं। R1 किसके बराबर आएगा? R2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ Q1 बाई Q2। तो अगर मैं यहां पर इस R2 की जगह R1 का वैल्यू दे देता, और R1 का वैल्यू क्या दे देता मैं? R1 इज इक्वल टू यहां से R1 इज इक्वल टू R2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ Q1 बाई Q2, तो मेरे पास R2 का वैल्यू आ जाता। सेम वे में बेटा आप यहां पर देखो, मैंने यहां पर R2 का वैल्यू दिया था, अगर आप R1 का वैल्यू दे देते यहां से तो आपके पास R2 का वैल्यू भी आ जाता। तो बस R1 और R2 को सम करके आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं आपको एज ए होमवर्क दे देता हूं, तो वो आप सॉल्व कर लेना। तो बस मेरे को आपको यहां पर दो पॉइंट्स ये बताने थे कि अगर हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो जहां पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर भी वही पोटेंशियल होगा जो बाकी सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर होगा। ठीक है ना? डन। चलिए अब देखते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए अगर यहां पर एक चार्ज में ले रहा हूं, मान लो प्लस Q, एक प्लस Q चार्ज में ले रहा हूं यहां पर, आप मुझे बताइए इस प्लस Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की वजह से R डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा? आप कहोगे सर पोटेंशियल होगा KQ डिवाइडेड बाय R, KQ डिवाइडेड बाय R, लेकिन R डिस्टेंस पर ये पोटेंशियल कांस्टेंट भी तो होगा। R डिस्टेंस पर ये देखो K कांस्टेंट, यहां पर Q भी कांस्टेंट। अब अगर मैंने R भी फिक्स कर दिया तो ये सारा कुछ कांस्टेंट हो जाएगा ना, ये सारा तो कांस्टेंट हो जाएगा। देखो K तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, Q मैं पहले ही ले रहा हूं, मान लो Q मैंने ले लिया 2 कूलम का या 4 कूलम का, तो वो भी मैंने कांस्टेंट कर दिया। अब वेरी क्या कर सकते थे हम? वेरी हम R कर सकते थे कि कितना दूर या कितना पास रखूं मैं इस चार्ज से। अगर मैंने R भी फिक्स कर दिया तो ये सारी चीजें तो कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट का मतलब ही है इक्विपोटेंशियल।
और कांस्टेंट पोटेंशियल को ही तो हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। यानी एक पॉइंट चार्ज से एक फिक्स्ड डिस्टेंस दूर अगर मैं एक स्फीयर बना रहा हूं, अगर एक पॉइंट चार्ज से एक इक्वल डिस्टेंस दूर, एक फिक्स डिस्टेंस दूर अगर मैं एक स्फेरिकल सरफेस बना रहा हूं, तो ये स्फेरिकल सरफेस क्या होगी? इट विल बी एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैं इसको कंक्लूड करता हूं, आई विल जस्ट कंक्लूड इट। सी, यहां पर ये पॉइंट चार्ज है, यहां पर ये पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज के अराउंड मैं यहां पर R1 दूरी पर मैंने एक स्फीयर बना लिया, तो दिस स्फीयर विल बी इक्विपोटेंशियल। अगर मैं R2 दूरी पर एक और स्फीयर बना रहा हूं, अगर मैं R2 दूरी पर एक और स्फीयर बना रहा हूं, ये R2 वाला भी इक्विपोटेंशियल होगा, यानी यहां पर पोटेंशियल होगा V1, इस पूरे के पूरे स्फीयर पर पोटेंशियल होगा V1, इस पूरे के पूरे स्फीयर पर पोटेंशियल होगा V2। और अगर मैं तीसरा भी एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बना लूं, इसलिए इस पर पोटेंशियल होगा V3, और ये कितना दूर होगा? ये R3 दूर होगा, इट विल बी R3 डिस्टेंस दूर। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर मुझे देखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की वजह से जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी वो कैसे होंगी, तो आप लिख सकते हो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं बेटा, ये स्फीयर्स होगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स with point charge at the center, और यहां एक और बात, अगर मुझे दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। ओके, अगर मुझे दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, मान लो मुझे V3 माइनस V2 कैलकुलेट करना है, तो किसके बराबर होगा? देखिए V3 पर पोटेंशियल कितना होगा? ये होगा KQ डिवाइडेड बाय R3, ठीक है ना, यहां पर लिखता हूं मैं KQ डिवाइडेड बाय R3 माइनस क्या करेंगे? KQ डिवाइडेड बाय R2, तो कितना आया पोटेंशियल डिफरेंस? KQ कॉमन, 1 डिवाइडेड बाय R3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2, आंसर। तो किसी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये रहा क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और कैसे निकल के आई है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, ठीक है ना बेटे। चलिए नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ लार्ज शीट। देखिए बेटा, ये यहां पर एक लार्ज शीट है जिसका चार्ज डेंसिटी हमें सिग्मा गिवन है। सिग्मा मतलब क्या होता है? सिग्मा मतलब होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। और आप मुझे बताइए, इस इनफाइनाइट शीट की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज द बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट इज द बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहां पर जो मैंने ये फील्ड लाइंस दिखाई है, पैरेलल फील्ड लाइंस है एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस है, जो कि रिप्रेजेंट करता है क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको बता चुका हूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई भी ऐसे दो पॉइंट चूज करूं, जिनको ज्वाइन करने वाली लाइन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। फिर से बताता हूं, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई भी ऐसे दो पॉइंट A और B चूज करता हूं जिनको ज्वाइन करने वाली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो इनमें A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन होगा ना वो जीरो होगा। कैसे? आप देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा यहां आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है परपेंडिकुलर टू इट, तो वर्क डन तो जीरो बन गया क्योंकि cos थीटा इज 90। इसका मतलब है कि एक चार्ज को पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक जाने में मुझे कोई वर्क डन नहीं कराना पड़ेगा,
तो क्या मेरे लिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया ऐसे परपेंडिकुलर टू इट? मैं इसको आपको विजुअलाइज करके दिखाता हूं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे है। देखो देखो मैं क्या काम कर रहा हूं, यहां पे मैंने 2 पॉइंट लिए और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। देखिए यहां पर मैंने एक प्लेन डिफाइन किया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है ना इस डायरेक्शन में, तो ये जो फील्ड है ना, ये प्लेन, ये ऐसा कुछ है परपेंडिकुलर टू इट। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे आपकी तरफ आ रही है और ये मेरा जो हाथ है ना, ये परपेंडिकुलर टू दिस फील्ड लाइंस है, तो इस हाथ के प्लेन में अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करूंगा तो वो डिस्प्लेसमेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, यानी इक्विपोटेंशियल का केस बन गया। तो इन केस ऑफ ए लार्ज शीट, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बना? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक प्लेन बना लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक प्लेन बना लो, उस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होगा। या इस पॉइंट पे देखता हूं मैं, इस पॉइंट पर भी एक परपेंडिकुलर प्लेन बना लो, इस पॉइंट पर भी एक परपेंडिकुलर प्लेन बना लो। इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट, इस सारे प्लेन में पोटेंशियल सेम होगा। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं कि मान लो यहां पर पोटेंशियल है V1, यहां पर पोटेंशियल है V2, और इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो d है। मैं आपको बता चुका हूं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है, मान लो मुझे V1 माइनस V2 कैलकुलेट करना है, V1 माइनस V2, तो ये बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये मैं आपको डिराइव करके बता चुका हूं। तो यहां पर देखिए बेटा, V2 माइनस V या V1 माइनस V2 कितना होगा? बताइए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इस इनफाइनाइट शीट की वजह से? आप कहोगे सर ये तो कांस्टेंट होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ठीक है ना? या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, सिग्मा को लिख सकता हूं चार्ज बाई एरिया 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, और ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब इसको कंक्लूड करते हैं, इसको ऐसे कंक्लूड करेंगे कि एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन रहे हैं। हम कहेंगे कि पैरेलल प्लेन्स बन रही है, पैरेलल प्लेन्स, एंड दीज प्लेन्स आर व्हाट? ये जो प्लेन्स है ना, दीज आर पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी बेटे, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें क्या मिला था लास्ट वाले केस में? एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमें कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिले थे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिले थे, सॉरी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स मिले थे, और इसकी वजह से एक लार्ज शीट की वजह से पैरेलल प्लेन्स, और ये पैरेलल प्लेन जो है ना, ये परपेंडिकुलर होंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना बेटे? चलिए नेक्स्ट, चलिए अब देखिए, हमारे पास यहां पर एक इनफाइनाइट वायर मैंने लिया हुआ है, और हमें पता है कि इस इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? सर 2k लैम्डा बाय r। हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, डिराइव भी कर चुके हैं। देखो बेटा, मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं इस वायर से r डिस्टेंस दूर यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं, r डिस्टेंस दूर यहां पॉइंट ले रहा हूं। देखिए मुझे बताइए, अगर मैं परपेंडिकुलरली मूव करूंगा, यहां पर मैं 2 पॉइंट्स A और B के बीच में मूव करूंगा, लेकिन कैसे? उनको ज्वाइन करने वाली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। आप मुझे बताइए, क्या इस केस में क्या कोई वर्क डन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? आप कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट मान लो यहां से यहां की तरफ हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बाहर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी बाहर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी बाहर होगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यानी वर्क डन इज 0। दूसरी बात, यहां पे आपने सीखा कि अगर मैं किसी भी ऐसे पाथ पर
मूव कराऊं एक चार्ज को जो परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होगा परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर वर्क डन 0 आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि इस डायरेक्शन में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में बना सकता हूं। दूसरी बात, अगर मैं इस पॉइंट के अराउंड एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए बेटा, ये मान लो ये वायर है, इस वायर के अराउंड में ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखो किसी भी पॉइंट पर इस सर्कल पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा सर, रेडियली आउटवर्ड्स, और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टेंजेंशियल, टेंजेंट और रेडियली आउटवर्ड्स, यानी डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। यानी अगर मैं इस सर्कल के ऊपर एक चार्ज को रोटेट करूंगा ना, वहां पर भी वर्क डन 0 होगा, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। तो इन केस ऑफ दिस इनफाइनाइट वायर, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, वो इस तरीके से सिलेंड्रिकल बन रही है। क्या बन रही है, सिलेंड्रिकल। और ये मान लो ये डिस्टेंस है r1, यहां से लेकर यहां तक। सर क्या एक ही सिलेंडर बनेगा, अरे कहां एक ही बनेगा, एक से बहुत सारे बन सकते हैं। यानी इसके बाद में एक और सिलेंडर ऐसे बना सकता हूं, ऐसे में एक और सिलेंडर बना सकता हूं, इस तरीके से। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ये R2 मान लो, यानी एक इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो कैसे बन रही है, हम कहेंगे सर कोएक्सियल सिलेंडर्स। एक इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन रही है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी है, कोएक्सियल सिलेंडर्स। और यहां पर एक्सिस क्या होगा, ये जो कोएक्सियल सिलेंडर्स है, इनका जो ये एक्सिस है ना, ये इनकी जो एक्सिस है, ये इनफाइनाइट वायर ही है। ये जो इनफाइनाइट लेंथ की वायर है ना, यही इनका एक्सिस बन रहा है, और इसके अराउंड एक कंसेंट्रिक सर्कल्स हम ये बना रहे हैं, और वही होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अगर मैं आपसे कहूं यहां पर पोटेंशियल है V2, यहां पर पोटेंशियल है V1, तो बेटा मेरे बच्चे याद रखेंगे कि V2 माइनस V1 होगा 2k लैम्डा लॉन ऑफ R2 डिवाइडेड बाय R1। ये ध्यान में रखो बेटा, आप काम आएगा आपकी। तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच देखना है, 2k लैम्डा लॉन ऑफ R2 माइनस R1 कैसे डिराइव करेंगे सर, बिल्कुल हमने देखा है कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने देखा है कि V2 माइनस V1 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D, ठीक है ना। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको सेम आंसर मिल जाएगा, 2k लैम्डा लॉन ऑफ R2 माइनस R1, ठीक है ना। तो बेटे आज का ये जो डिस्कशन है इसको हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। इसके आगे का जितना भी डिस्कशन या प्रॉब्लम्स होंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।